सकता है। सिलेबस के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो सिलेबस अगर देखें तो पहला हमारा ज्योग्राफी में टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की उत्पत्ति, कि हमारे राजस्थान की उत्पत्ति है जो कि किस प्रकार से हुई थी। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य है जो कि भूसंतति के कारण है जो कि तैतीस सागर का निर्माण हुआ था। इसी से हमारा है जो कि राजस्थान का निर्माण हुआ था। पहला तो हमारा राजस्थान की ज्योग्राफी में यही टॉपिक रहने वाला है और हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की स्थिति और विस्तार, कि हमारे राजस्थान की स्थिति है यानी कि राजस्थान की आकृति कैसी है, और राजस्थान का विस्तार यानी कि कितनी दूरी के अंदर या कितना क्षेत्रफल के अंदर हमारा राजस्थान फैला हुआ है, किन किन राज्यों के साथ है जो की सीमा लगती है। ये सारी की सारी बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। और आगे बात करते हैं कि इसके बाद में कौन सा टॉपिक है, भौतिक प्रदेश की। राजस्थान में मुख्य रूप से है जो कि भौतिक प्रदेश के बारे में सबसे बड़ा टॉपिक है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। इसमें मुख्य रूप से है जो कि देखिए तो इनके भौतिक प्रदेश को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, और सामान्य तरीकों के आधार पर देखिए तो भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा गया है। वो ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जो मुख्य रूप से बांटे गए हैं प्रोविंसी मिश्रा के अनुसार 4 भाग, उनके बारे में है जो कि हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया। इनके बाद में अगली हमारी है जलवायु, कि राजस्थान की जलवायु है वो कैसी है, और हमारे यहाँ पर है जो कि वर्षा कैसी होती है। वो सारी की सारी बातें हम राजस्थान की जलवायु के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में है अफवाह तंत्र। देखिए अफवाह तंत्र क्या होता है। अफवाह तंत्र को भी हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से है, जैसे हो गया अरब सागर की नदियां, बंगाल की खाड़ी और अंतः प्रवाही नदियां। ये तीनों की तीनों नदियां हैं जो कि हम अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आगे और अगला हमारे है झीलें, कि झीलें की बात करें राजस्थान की प्रमुख झील। झील भी 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है खारे पानी की झील और दूसरी हमारी होती है मीठे पानी की झील। इन झीलों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना के बाद में है जल संरक्षण तकनीकी, की पानी का यानी कि पानी को बचाने के लिए कौन कौन सी तकनीकी उपयोग में ली जाती है। मृदा की मिट्टी है जो कि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। मृदा की मुख्य रूप से समस्याएं कौन कौन सी होती है। मृदा की यानी कि समस्या को कम करने का मुख्य रूप से उपाय कौन कौन सा होता है। ये सारी की सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं मृदा के अंदर। अगला टॉपिक है हमारी ज्योग्राफी में जो सीईटी में आता है खनिज। अब देखिए खनिज क्या होता है, कि भूमि से जो भी पदार्थ में मिलता है खोद कर हम निकालते हैं वो सारी की सारी खनिज कहलाती है। खनिज भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, धात्विक और अधात्विक, और है जो कि ऊर्जा खनिज भी होती है। तो मुख्य रूप से मृदा खनिज कितने प्रकार की होती है, 3। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ये तीनों की तीनों हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर देखते हैं वनस्पति। वनस्पति के अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु, घास, कंटीली झाड़ी, ये सारी की सारी हम वनस्पति में पढ़ने वाले हैं। वन्य जीव विविधता यानी कि वनों को वन यानी कि वनों को बचाने के लिए और यानी कि इनको संरक्षण के लिए कौन कौन सी है जो कि योजनाएं चलाई गई है, और कौन कौन से यानी कि संरक्षण वो विविधता मनाए जाते हैं। कृषि अगला टॉपिक कौन सा है हमारी सीटी के अंदर ज्योग्राफी में, कृषि की मुख्य रूप से कृषि क्या है। कृषि कितने प्रकार से की जाती है, स्थानांतरित कृषि हो गई और मिश्रित कृषि हो गई, और कौन कौन सी है, जैसे हमारी ट्रक फार्मिंग कृषि हो गई। कृषि के भी अनेक रूप होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं कृषि वाले टॉपिक के अंदर। इसके बाद में है जनसंख्या। अगला टॉपिक कौन सा है, जनसंख्या, कि हमारे राजस्थान में कितनी जनसंख्या है, कितनी महिलाएं रहती हैं, कितने पुरुष रहते हैं, जिनमें से पढ़े लिखे कितने हैं और अनपढ़ कितने हैं, वो सारे सारे हम जनसंख्या के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर आगे और बढ़े कि अगला टॉपिक कौन सा है, तो अगला हमारा हो गया नगरीयकरण। नगरीयकरण के बाद में अगला हमारा है पर्यटन। पर्यटन हो गया कि कौन कौन से है जो कि पर्यटन के साधन है, कौन कौन सी थीम है जो कि पर्यटन के लिए चलाई गई है। अगला है यूनेस्को भू धरोहर, यूनेस्को भू पारक धरोहर। ये भी सीटी के अंदर है जो कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला है पशु संपदा, यानी कि पशु संपदा में मुख्य रूप से कौन सी बातें आती हैं, कि पशुओं की गणना कब की जाती है, कितने साल के अंदर पशुओं की गणना होती है, और इसमें पशुओं की कौन कौन सी नस्ल पाई जाती है, और सबसे ज्यादा नस्ल के पशु कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं। पशु संपदा के अंदर पढ़ने वाले हैं कि इसकी नस्ल कौन सी है, कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इन पशुओं का मूल स्थान कौन सा है। ये सारी की सारी बातें हम पशु संपदा में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की जनजातियां, राजस्थान की जनजातियां की अगर बात करें कि मुख्य रूप से जनजाति कौन कौन सी है,
कौन कौन से इनकी के व्यवसाय है, कौन कौन से क्षेत्र के अंदर ये रहते हैं, तो ये पढ़ने वाले हैं। और यानी कि इसमें लगभग टॉपिक है जो कि हमारे आर्ट और कल्चर में भी लगते हैं, उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो इन हम जब जियोग्राफी में पढ़ेंगे तो साथ साथ हमारा है जो कि कल्चर का है जो कि वेटेज वो भी तैयार होता है। तो मुख्य रूप से देखिए तो ये हमारे राजस्थान की जियोग्राफी में सीईटी 10+2 के है जो कि जियोग्राफी का कुछ सिलेबस है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की उत्पत्ति। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति है जो कि किस प्रकार से हुई थी। तो चलिए देखिए, तो यानी कि सिलेबस, एक बार सिलेबस देख लिया, सिलेबस लिख लेते हैं नॉर्मल सा कि हाँ भाई हमें ये टॉपिक पढ़ना है। सिलेबस लिखने के बाद में हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की उत्पत्ति। तो चलिए शुरू करते हैं फिर राजस्थान की उत्पत्ति को, कि हमारे राजस्थान की उत्पत्ति है जो कि किस प्रकार से हुई थी। सिलेबस तो हमने देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति। ये पढ़ लेते हैं सबसे पहले राजस्थान की उत्पत्ति। ये हमारी क्या है, ये हमारी है पृथ्वी। क्या है ये? पृथ्वी। पृथ्वी पर है जो कि लगभग 29% भूभाग पर महाद्वीप है। 29% भूभाग पर क्या है? महाद्वीप। अब पहले तो देखिए महाद्वीप किसे कहा जाता है? वह क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है वो हमारा महाद्वीप कहलाता है। तो लगभग 29% भूभाग पर, कितने प्रतिशत? 29% भूभाग पर हमारा है जो कि महाद्वीप है। पृथ्वी के अंदर है जो पृथ्वी पर लगभग 29% भूभाग पर पानी है। 29% भूभाग पर जिसे हम महाद्वीप कहते हैं। और इस महाद्वीप को है जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने है जो कि इसे पेंजिया कहा था। नाम तो इसका है महाद्वीप, लेकिन वेगनर ने अपने यानी कि तरीकों से, वैज्ञानिक तरीकों से इसे है जो कि पेंजिया कहा है। किसने कहा था? वेगनर ने, अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा है? पेंजिया कहा है। अल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया कहा है। पहले तो देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर है जो कि 29% भूभाग पर हमारा महाद्वीप फैला हुआ है, यानी कि 29% भूभाग पर पानी है जिसे हम महाद्वीप कहते हैं। और अल्फ्रेड वेगनर ने इसी महाद्वीप को है जो कि क्या कहा है? पेंजिया कहा है। अब देखिए महाद्वीप किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है वो हमारा महाद्वीप कहलाता है। अब देखिए कि जो शेष जगह बची है, यानी कि ये जो खाली जगह बची है, इसमें क्या है? फिर ये जो खाली जगह बची है इसे हम बोलते हैं महासागर। लगभग 71% भूभाग पर पानी फैला हुआ है। जो यानी कि महाद्वीप के अलावा जो खाली जगह बची है 71% भूभाग पर जो पानी है वो हमारा महासागर है। ये क्या है? महासागर है। महासागर। और अल्फ्रेड वेगनर ने इसे महासागर न कहकर इसे कहा है पेनथलासा। क्या कहा है? पेनथलासा कहा गया है। ये हो गई, ये तो नॉर्मल सी बात है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर है जो कि महाद्वीप और महासागर दोनों है। महाद्वीप है जो कि लगभग 29% भूभाग पर फैला हुआ है। और अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप को महाद्वीप न कहकर इसका नाम बदलकर क्या रखा है? पेंजिया रखा है। और महासागर लगभग 71% भूभाग पर पानी फैला हुआ है। 71% भूभाग पर पानी है और इससे है जो कि वैसे तो महासागर बोलते हैं, लेकिन वेगनर ने इसे महासागर न बोलकर इसे पेंथलासा कहा है। नॉर्मल सी बात। अब देखें ये जो हमारा पेंजिया है, ये जो हमारी पेंजिया है, पेंजिया को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पेंजिया को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग। कौन कौन से? पहला हमारा हो गया अंगारा लैंड और दूसरा हमारा हो गया गोंडवाना लैंड। पेंजिया को 2 भागों में बांटा गया है। पेंजिया को 2 भाग में बांटा गया है। पहला कौन सा है? एक तो हमारा हो गया उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया तो यानी कि इसका नॉर्मल नाम है, लेकिन ये न कहकर इसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। क्या है?
अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और दूसरा कौन सा हमारा, गोंडवाना लैंड। एक बार सबसे पहले थोड़ा और देख लेते हैं, इससे पहले एक बार ऊपर वाला देख लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर लगभग 29% भूभाग पर पानी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप। अल्फ्रेड वेगनर ने इसे महाद्वीप न कहकर इसे क्या कहा है, पेंजिया कहा है। जो बाकी खाली जगह बची है 71% भूभाग, 71% भूभाग पर पानी फैला हुआ है, इससे महासागर बोलते हैं। लेकिन वेगनर ने इसे है जो कि महासागर न बोलकर इसे पेंथलासा कहा है। थोड़े टाइम बाद में है जो कि पेंजिया को दो अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। पहला हो गया उत्तरी पेंजिया, यानी कि ऊपर वाला उत्तरी पेंजिया और नीचे वाला दक्षिणी पेंजिया। तो इसे है जो कि उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया नया बोलकर इसे है जो कि उत्तरी पेंजिया को अंगारा लैंड और दक्षिणी पेंजिया को है जो कि गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। अंगारा लैंड हो गया उत्तरी पेंजिया और नीचे वाला कौन सा है, दक्षिणी पेंजिया। अब देखिए कि उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जो हमारे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में शामिल होते हैं। तो अंगारा लैंड के अंदर उत्तरी पेंजिया के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा हो गया हाँ, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, ये क्षेत्र है जो कि हमारे अंगारा लैंड के अंदर आते हैं। और गोंडवाना लैंड की बात करें तो इसके अंदर हो गया दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया, ये क्षेत्र हमारी गोंडवाना लैंड दक्षिण पेंजिया में शामिल होते हैं। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये क्षेत्र है जो कि हमारे दक्षिणी पेंजिया में शामिल होते हैं। हो गई नॉर्मल सी बात। एक बार फिर देख लेते हैं कि पेंजिया को कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग। दो कौन कौन से है, उत्तरी पेंजिया को किस नाम से जानते हैं हम, उत्तरी पेंजिया को हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। और जो दक्षिणी पेंजिया है, दक्षिण यानी कि जो नीचे वाला भाग है पेंजिया का, ये वाला उसे हम जो कि गोंडवाना लैंड के अंदर गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। उत्तरी पेंजिया में मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ये क्षेत्र आते हैं। और दक्षिणी पेंजिया के अंदर है जो कि हमारा हो गया दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया, ये क्षेत्र है जो कि हमारे दक्षिणी अमेरिका अंदर शामिल होते हैं, सॉरी दक्षिणी पेंजिया में शामिल होते हैं। आगे और बढ़ते हैं इसके बाद में। ये तो हो गया कि पृथ्वी के दो भाग हो गए, पहला पेंजिया हो गया, पेंथालसा हो गया। थोड़े टाइम बाद में यानी कि लगभग लाखों करोड़ों वर्ष बाद में एक बार है जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में, यानी कि ये अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड है, थोड़े टाइम बाद में है इनके बीच में है जो कि भूसन्नति आई। क्या आई, भूसन्नति आई। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो कि हमारे पेंजिया के दो भाग है, जो कि पहले है जो कि एकदम सटे चिपे हुए थे, लेकिन भूसन्नति के कारण इन दोनों के अंदर दरारें उत्पन्न हो जाती है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में है जो कि दरार उत्पन्न हो जाती है, भूसन्नति आ जाती है और इसके बीच में है जो कि एक यानी कि सागर का निर्माण होता है। उस सागर का नाम क्या था, टेथी सागर। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में है जो कि भूसन्नति के कारण है जो कि टेथी सागर का निर्माण होता है। टेथिस सागर, कौन सा सागर बनता है, टेथी सागर, जो कि भूसन्नति के कारण निर्माण होता है। एक मेन तो बात ये थी, कौन सी थी, कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड इन दोनों के बीच में है जो कि करोड़ों वर्ष बाद में, लाखों वर्ष बाद में वो भूसन्नति आने के कारण इनके बीच में है जो कि दूरी उत्पन्न हो जाती है और बीच में है जो कि टेथी सागर का निर्माण होता है।
ये तो नॉर्मल सी बातें हो गई। अब देखते हैं, डेथी सागर हो गया, भूसंती आ गई, अंगारलैंड, गोंडवालैंड सारे आ गए, लेकिन हमारे राजस्थान का कहीं नाम ही नहीं आया। तो राजस्थान का नाम क्यों नहीं आया? राजस्थान का निर्माण अभी तक हुआ ही नहीं है। राजस्थान सॉरी, पहले देखिए, पेंजिया के दो भाग हो गए, अंगारलैंड और गोंडवालैंड, दोनों के बीच में भूसंती से कौन से सागर का निर्माण होता है? टेथी सागर का निर्माण होता है। अब देखिए कि हमारे राजस्थान का निर्माण है जो कि किस प्रकार से हुआ था। राजस्थान का निर्माण है जो कि गोंडवाना लैंड और टेथी सागर से हमारे राजस्थान का निर्माण होता है। ये सबसे पहले ये लिख लो, जितना मैंने लिख लिया है, लिखा है वो लिख लो। अगर आपको नहीं लिखना है तो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, पीडीएफ से आप है जो कि देख सकते हो। ये तो हो गई। अब आगे देखते हैं हमारे राजस्थान का निर्माण। आगे कौन सा है? राजस्थान का निर्माण। 33 सागर का तो निर्माण हो गया था, 33 सागर का निर्माण हो गया। अब देखते हैं राजस्थान का निर्माण। राजस्थान का निर्माण है जो कि एक तो गोंडवाना लैंड से, कौन सा? गोंडवाना लैंड। और दूसरा कौन सा है? 33 सागर। 33 सागर। राजस्थान का निर्माण है जो कि गोंडवाना लैंड और 33 सागर से राजस्थान का निर्माण होता है। अब देखिए कि इसमें मुख्य रूप से राजस्थान का निर्माण कैसे होता है। तो गोंडवाना लैंड और 33 सागर से निर्माण होता है जो कि राजस्थान के वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र अरावली और हाड़ौती है जो कि गोंडवाना लैंड के अंदर शामिल होते हैं। कौन से? अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती क्षेत्र। ये है जो कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग है जो कि हमारे गोंडवाना लैंड के वो भाग है। और 33 सागर के मुख्य रूप से कौन कौन से? एक तो हमारा हो गया मरुस्थल और पूर्वी मैदान। मरुस्थल और पूर्वी मैदान है जो कि इससे हमारे 33 सागर का निर्माण होता है। राजस्थान का निर्माण गोंडवाना लैंड और 33 सागर से होता है। गोंडवाना लैंड में मुख्य रूप से भारत के कौन से प्रायद्वीपीय क्षेत्र आते हैं? अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती, इन दोनों से है जो कि हमारे गोंडवाना लैंड यानी कि इनका वो प्रायद्वीपीय भाग है वो शामिल है। 33 सागर के अंदर मरुस्थल और पूर्वी मैदान। जो कि अरावली की बात करें तो अरावली है जो कि सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली क्या है? सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। प्राचीनतम। अरावली और हाड़ौती दोनों ही सबसे प्राचीनतम पठार माने जाते हैं। और मरुस्थल और पूर्वी मैदान की बात करें तो ये नवीनतम क्षेत्र है। नवीनतम इसका निर्माण है जो कि बाद में हुआ था। सबसे पहले निर्माण अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती, इनका निर्माण होता है। बाद में है जो कि नवीनतम यानी कि बाद में हमारे मरुस्थल और पूर्वी मैदान का निर्माण है जो कि होता है। हाँ, और आगे देख लेते हैं अब। ये तो हो गई राजस्थान का निर्माण। सबसे पहले राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में देखा था कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर है जो कि महाद्वीप और महासागर दोनों है। 29% भूभाग पर हमारा महाद्वीप फैला हुआ है और 71% भूभाग पर हमारा महासागर फैला हुआ है। लेकिन वेगनर ने इसका दोनों का नाम चेंज कर रखा है। महाद्वीप को तो कहा है पेंजिया और महासागर को कहा है पेंथलासा, सॉरी, हाँ, पेंथलासा कहा है। इसके बाद में यानी कि पेंजिया को दो भाग में बांटा था। कौन कौन से थे? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये दो भाग हो गए। लेकिन थोड़े समय बाद में है जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में है, करोड़ों वर्ष बाद में है जो कि भूसंनति आ जाती है और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में है जो कि दरार उत्पन्न हो जाती है। और उसमें भूसंनति आने से बीच के अंदर दरार के अंदर है जो कि 33 सागर का निर्माण होता है। 33 सागर का निर्माण होता है भूसंनति के कारण। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान का निर्माण कैसे होता है। राजस्थान का निर्माण गोंडवाना लैंड और 33 सागर से होता है, जिनमें से भारत के प्रायद्वीपीय भाग कौन कौन से है? अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती जो कि गोंडवाना लैंड के भाग है, और 33 सागर के है जो कि मरुस्थल और पूर्वी मैदान ये इसके भाग है। तो पहले देख लेते हैं कि अरावली और पर्वत हाड़ौती ये दोनों प्राचीनतम पठार है और मरुस्थल और पूर्वी मैदान जो कि नवीनतम पठार है। ये तो नॉर्मल सी बात है। इसके बाद में अगला देखते हैं हमारी राजस्थान की स्थिति और विस्तार।
कि राजस्थान की स्थिति कैसी है, राजस्थान है का क्षेत्र विस्तार यानी कि कितनी दूरी के अंदर ये फैला हुआ है, ये बातें और देख लेते हैं। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार की दिशा के आधार पर राजस्थान कौन से क्षेत्र के अंदर स्थित है। राजस्थान की स्थिति स्थिति पहले देख लेते हैं, स्थिति की बात करें तो अक्षांश और देशांतर के आधार पर देख लेते हैं। अब देखें कि ये अक्षांश और देशांतर क्या है। पहले देख लेते हैं अक्षांश के बारे में। ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर है जो कि खींची गई काल्पनिक रेखा, यानी कि केवल कल्पना की गई है, रियल में नहीं खींची गई है। पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा ही हमारी अक्षांश रेखा कहलाती है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। यानी कि अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है? राजस्थान की स्थिति सबसे पहले देखते हैं। अक्षांश रेखा कौन सी होती है? पृथ्वी के ऊपर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। ये लो, पूर्व से पश्चिम बोल दो या पश्चिम से पूर्व बोल दो, एक ही बात है। हो गई कि पृथ्वी के ऊपर खींची गई काल्पनिक रेखा ही अक्षांश रेखा कहलाती है। लेकिन हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? हमारी भूमध्य रेखा है, जो कि 0 डिग्री पर स्थित है। यह हो गई। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो हमारी रेखा है, अक्षांश रेखा, ये लगभग कुल कितनी है? कुल रेखाएं कितनी है? और इसका निर्धारण है, इसका है जो कि अक्षांश और देशांतर का निर्धारण है, या फिर इसकी खोज है जो कि सबसे इरिस्टोथनीज ने की थी। किसने की थी? इरिस्टोथनीज ने है जो कि सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखा का निर्धारण है वो किया था। हो गई। अक्षांश रेखा 0 डिग्री है, और इसकी यानी कि जो कुल अक्षांश रेखा है वो हमारी ग्लोब पृथ्वी पर कितनी है? 181 है। कुल रेखा कितनी है? 181 है। वैसे तो देखिए 180 है, लेकिन इस भूमध्य रेखा को मिलाकर 180 है। 180 प्लस 1 बराबर 181 हो गई। अब देखिए इनके जो बीच में जो दूरी है ये वाली, इसे हम क्या कहते हैं और ये दूरी है कितनी? तो पहले देखिए कि इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है? लगभग 111 किलोमीटर का अंतर, इसके बीच में दूरी है। और इसके बीच में जो जगह है, ये जो जगह हमें दिखाई देती है इसे हम क्या कहते हैं? कटिबंध के नाम से जानते हैं। क्या है ये? कटिबंध। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। एक बार फिर देखिए कि जो हमारी राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान की स्थिति है, जिसमें सबसे पहले अक्षांश और देशांतर को देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारा राजस्थान कौन सी दिशा के अंदर है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। हम तो अक्षांश की बात कर लेते हैं, तो अक्षांश और देशांतर का निर्धारण इरिस्टोथनीज ने किया था। इरिस्टोथनीज ने किया था। फिर देखिए कि जो हमारी ग्लोब पर काल्पनिक रेखा खींची गई है वो कितनी है? लगभग 180 है, और इस एक को मिलाकर भूमध्य रेखा को मिलाकर 181 रेखा खींची गई है। और इनके बीच में जो दूरी है ये वाली वो कितनी है? 111 किलोमीटर है। इनके बीच में जो खाली जगह दिखाई देती है वो किस नाम से जानते हैं? कटिबंध के नाम से जानते हैं। अक्षांश क्या है? ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा, खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, यानी कि कौन सी दिशा में खींची जाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। हो गई। भूमध्य रेखा। अब देखें कि हमारे जो यहाँ पर 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री पर है जो कि हमारे यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से।
हमारे राजस्थान की स्थिति यहाँ है उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर हमारा राजस्थान। अक्षांश के आधार पर देखें तो उत्तर पूर्वी भाग के अंदर हमारा राजस्थान फैला हुआ है और इस क्षेत्र से है जो कि कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा है जो कि मुख्य रूप से हमारे राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन दो क्षेत्रों से होकर गुजरती है। और हमारे राजस्थान के अंदर है जो कि कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। पहले देख लेते हैं ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कर्क रेखा और ऊपर वाली है जो कि सबसे यानी कि जो 66.5 डिग्री है, ये हमारी है मकर रेखा। कौन सी है, मकर रेखा। और ऊपर है जो कि आर्कटिक क्षेत्र, ये हो गई जो 23.5 डिग्री है, यहाँ पर हमारा राजस्थान है। राजस्थान हमारे यानी कि अक्षांश के आधार पर देखिए तो उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर हमारा राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व भाग में फैला स्थित है। ये हो गई 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पर हमारी जो कर्क रेखा गुजरती है, ये राजस्थान के दो जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा की हमारे राजस्थान में लंबाई कितनी है, कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, लगभग 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हो गई। अब देखते हैं इनके बारे में और बातें की कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमने बनाया कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के आधार पर कि हमारे राजस्थान में है जो कि मुख्य रूप से अक्षांश और देशांतर क्या है, रेखा कितनी है, राजस्थान कौन सी दिशा के अंदर फैला हुआ है, अक्षांश के आधार पर। पहले देखें अक्षांश क्या होती है, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है वो हमारी अक्षांश रेखा कहलाती है। राजस्थान कर्क सॉरी इसके बाद में देखते हैं कि ग्लोब पर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा, जो कि भूमध्य रेखा है जो कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में विभाजित करती है। ऊपर है जो कि 23.5 डिग्री रेखा है, ये हमारे राजस्थान से होकर गुजरती है, लगभग दो जिलों से डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन दो क्षेत्रों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा हो गई। कर्क रेखा है जो कि मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है। ऊपर हमारी होगी मकर रेखा। कर्क रेखा यानी कि जो 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा है, इस दिन है जो कि 21 जून को योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। जो हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, कर्क रेखा हाँ इस दिन है जो कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात मानी जाती है इस 21 जून को। सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात। ये हो गई। तो ये मुख्य रूप से हमारे हो गई राजस्थान की अक्षांशीय रेखाएं। अब देखते हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं कल वाली क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे और जितना हमने पढ़ा है उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इनमें से है जो कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि पिछले वाले एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो भाई आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे और जो भी समझ में नहीं आया है तो आप है जो कि कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को।